Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be fine with good health. Now in this video of pharmacology and therapeutics, I will discuss about Parkinson's disease and its drugs. This is part 2, very important, essential part. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. I will discuss about this Parkinson disease, its mechanism, its causes, and very important, it discuss about the dopamine receptor in the brain. So please subscribe my channel for more updates and for more videos, and watch this video up to the end. Now coming to the main title of this, dopamine receptors in the brain and its types. So totally 5 types of dopamine receptors are found in the brain. D1 is the most abundant form in the brain, while D2 is second number, and D3 is third, and D5 is the fourth number, and the least abundant is D4. और ये देख लें कि लॉस ऑफ मिड ब्रेन डोपामीन इन द पीडी इज accompanied by matching loss of dopamine transporter and rise in the D1 and D2 receptor densities. डोपामीन की वजह से पार्किंसन डिजीज में D1 और D2 रिसेप्टर जो डेंसिटीज है उनमें राइज होना शुरू होती है, और ये बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं पार्किंसन डिजीज में अगर हम बात कर रहे हैं तो। इसके अलावा दिस इज फाउंड इन द ब्रेन पोटामिन एंड कार्डिएट टिश्यूज फ्रॉम अनमेडिकेटेड पेशेंट्स एंड मे अकाउंट फॉर गुड अर्ली क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा। तो इसमें दो जो मेजर टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं। एक तो है D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं जिसे GS कपल्ड कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली स्टिमुलेटरी हैं, एक्साइटेटरी हम कहते हैं D1 और D5 एक्साइटेटरी, और ये जो इनिबिटरी हैं GI लिखा हुआ कपल्ड है, D2 D3 D4 है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि टोटली कितने रिसेप्टर्स हैं और कैसे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है व्हाट आर द काजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज। कौन कौन सी काजेज हैं? कुछ काजेज अननोन है जो कि ज़्यादातर होती हैं, लेकिन उनमें कुछ काजेज के बारे में हमें इल्म है जो कि हमें पता है कि ये चीज़ें काज कर सकती हैं। उनमें कौन कौन सी हो सकती हैं पॉसिबल, अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूरोनल डैमेज जो है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसमें एजिंग है, ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो कि आगे फर्दर ये स्टिमुलेट करते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाने में फ्री रेडिकल ज़्यादा बना लेते हैं। पोफास जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं और इनका आपस में इंटरचेंज होता है। और अल्फा सेनोक्लिन जो है एक प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अल्फा सेनोक्लिन जो कि आप देखेंगे अल्जाइमर डिजीज़ में और पार्किंसन डिजीज़ में भी डिमेंशिया हो जाता है, तो ये एक काज है। इससे जो आगे इफेक्ट आता है फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन यानी जीन के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और इसी तरह और इनपुट आ रहे म्यूटेशंस हैं, मतलब पार्किन एक जीन है उससे म्यूटेशन हो जाती है, DJ1 जीन है, PINK1 जीन है, LRRK2 जीन है, MTD-DNA जीन है। तो ये भी इसको मजीद स्टिमुलेट करते हैं और इंड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को। इसी तरह टॉक्सिन्स हैं, फॉर एग्जांपल MPTP, यहाँ पे लिखा हुआ 1-methyl-4-phenyl 1,2,3,6 टेट्राहाइड्रोपिरिडीन है MPTP। ये केमिकल है, वेरी टॉक्सिक है और ब्रेन के ऊपर अगर चला जाए तो ये भी पार्किंसन लाइक सिम्टम्स करता है, डोपामिन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह 6-OHD है, DA है जिसमें 6-हाइड्रोक्सीडोपामीन है, 6-OHD है, और ये कॉमनली इस्तेमाल होता है, एनिमल मॉडल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये भी टॉक्सिक है और ये डोपामिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। रोटिनोन है, पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ पैराक्वेट है और एनोनासिन है। इसी तरह फर्दर जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं। फर्दर इंड्यूस करने के बाद लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, जैसे मिड ब्रेन की हम बात कर रहे थे, बेसल गैंग्लिया की बात कर रहे थे, सब्सटेंशियल नाइग्रा से जो जा रहे हैं लिंक है, न्यूरॉन्स है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है बेसिकली, वो डैमेज हो जाएंगे। और 80 से मोर देन 80% या उससे तकरीबन 80% के करीब अगर ये डोपामिन डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम शुरू हो जाते हैं उन पेशेंट के अंदर। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो इस फिगर को समझने से आपको पता चलेगा कि इसका मैकेनिज्म है क्या ब्रेन में, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये जो हमने बातें की हैं, बेसल गैंग्लिया कहाँ पे है, ग्लोबस पैलिडस कहाँ पे है, पोटामिन का, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें आप रेड कलर पे जो यहाँ पे दिखाया गया बेसल गैंग्लिया, रेड कलर में जो दिखाया जा रहा है बेसल गैंग्लिया, और इसी तरह रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है। तो लिहाजा सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटेंशियल नाइग्रा। सब्सटेंशियल नाइग्रा क्योंकि बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है तो ये रेड कलर में दिखाया जा रहा है। तो ये इस एरिया में यहाँ पे पाया जाता है, यानी ये जो मिड ब्रेन का हिस्सा।
इसके बाद इनके लिंक जो है फिर इनके साथ जाते हैं, इनके कनेक्शन जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो देख लेते हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया भी है यहाँ पे ब्लू कलर में, ये रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास ये मिड में अगर देखा जाए तो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस है, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस इसे कहते हैं, GPI है। इसके बाद हमारे पास आउटर देखें, इसके कार्डेट न्यूक्लियस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिंक्स इनके साथ मिलते हैं। फिर पोटामिन है, यहाँ पे पोटामिन के साथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। और ये रिले स्टेशन है जो कि थैलेमस है, रिले स्टेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इनके साथ हमारा ज़्यादा लिंक है इस वक्त, कार्डेट न्यूक्लियस के साथ, ग्लोबस पैलिडस के साथ, और यहाँ पे हमारे पास पोटामिन के साथ, ये पोटामिन है यहाँ पे। इसके बाद थैलेमस के साथ ये रिले स्टेशन बनाते हैं और सब्सटेंशिया निग्रा इसके साथ कनेक्ट करेगा। तो ये सारा पाथवे मैंने बताया कि कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है ब्रेन के अंदर, और कैसे ये कनेक्शन करेंगे ये नेक्स्ट हम देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फिगर है जिसके ऊपर समझना ज़रूरी है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पार्किंसन डिजीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल। इसको अगर समझ गया तो ऐसे समझें कि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, मैकेनिज्म इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंप्लीफाइड ये स्कीम दिखाई गई है, अब साइड लूप सर्किट्स की एक दिखाई गई है। यहाँ से एक चीज़ें आ रही है, इनपुट आ रहा है और वहाँ से आउटपुट जा रहा है। ये मोटर कॉर्टेक्स है बेसिकली, यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन रिले स्टेशन जो है वो थैलेमस है। जो मोटर एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर वो थैलेमस से गुजर के जाएगी, और वो मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन का हिस्सा है। कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट पोर्शन जो है ब्रेन को उसे कहते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्योंकि मोटर एक्टिविटी रखता है, और ये स्पाइनल कार्ड को मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, जिस तरह आर्डर देगा उसी तरह वो मूव करेंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं, इसको समझना पहले ज़रूरी है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड स्कीम ऑफ साइड लूप सर्किट्स इन द बेसल गैंग्लिया, ये सारा बेसल गैंग्लिया में हो रहा है प्रोसेस, दैट प्रोवाइड मॉड्यूलेटरी इनपुट टू द मोटर कॉर्टेक्स। और ये मॉड्यूलेटरी इफेक्ट जो थैलेमस से जाके इधर आ रहा है, ये मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स हैं जो दे रहा है इसको मोटर कॉर्टेक्स को। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे इनपुट आ रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है। तो ये हम देखेंगे अभी। डीजनरेटिव और फाइनली रिजल्टेंट क्या होता है जो पार्किंसन डिजीज में। डीजनरेटिव लियन जो डिजीज होती है, लियन होता है, वो इनमें होता है। PD यहाँ पे देखे बन रही है, इनके जो एक्टिविटी कम हो गई है, जिसमें SNPC लिखा हुआ है, सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कंपैक्टा उसे कहा जाता है। पूरा ये वाला एरिया जो है पार्स कंपैक्टा, सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कंपैक्टा, इससे डोपामीन बन रहा है। डोपामीन जो है पार्किंसन डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर डीजनरेशन होती है। डिक्रीजेस डोपामिनर्जिक इनपुट, ये इनपुट जो दे रहा है, ये इनपुट जो दे रहा है ये कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। ये जो डोपामीन के DA लिखा हुआ है, D2 है, D1 है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। एक्साइटेटरी है ये वाला, और ये इनहिबिटरी है, पहले बात कर चुके हैं डोपामीन के बारे में, D1 D2 की। तो इनपुट जो दे रहे हैं टू द स्ट्राइएटम, ये स्ट्राइएटम को जो इनपुट दे रहे हैं उससे टू द स्ट्राइएटम प्रोड्यूसिंग, इससे क्या होगा, एन इम्बैलेंस। ये जो डोपामीन नहीं जा रहा, कम हो गया है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन था, इसको भी स्टिमुलेट ये कर रहा है, स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी है बेसिकली, ये इनहिबिटरी इसको इफेक्ट दे रहे हैं, टोन दे रहे हैं बेसिकली, टोनिसिटी। तो लिहाजा इससे इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइलकोलिन। ये मसला है सबसे बड़ा। डोपामीन का और एसिटाइलकोलिन का जो लिंक है, इनमें जो पावर है उसकी एसिटाइलकोलिन को तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन डोपामीन की कम हो गई है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो जिससे इनपुट जो वहां से आ रहे हैं मोटर कॉर्टेक्स के जो स्ट्राइएटम के जो इनपुट आ रहे हैं, देखें गाबा अर्जिक न्यूरॉन से डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे से इसको इनपुट दे रहा है ग्लोबस इंटरनल ग्लोबस पैलिडस को, और SN सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलेटा इसको दे रहे हैं। इससे जो फाइनल रिजल्ट जाएगा गाबा, इसको इनहिबिटरी इफेक्ट देगा, और यहाँ से ग्लूटामिटर्जिक जो है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट देगा, यानी एक्साइटेटरी है बेसिकली। और जो इनपुट है वो प्रॉपर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मोटर एक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम होगा, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स। तो ये रिजल्टेंट है हमारे पास। मजीद इसको अगर आपने समझना है, फॉर एग्जांपल आप इसको गौर से देखें कि ये स्ट्राइएटम है, इससे इनपुट कहाँ से आ रही है, ये मोटर कॉर्टेक्स से एक इनपुट आ रही है, ग्लूटामिटर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये पॉजिटिव यानी एक्साइटेटरी इफेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे डोपामीन के ऊपर, D2 के ऊपर। यहाँ से एसिटाइलकोलिन भी इसको दे रहे हैं, और वो जो डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास, ये इनडायरेक्ट पाथवे क्योंकि यहाँ से गुजरता है, फिर यहाँ पे एक और चैनल है इसका, और इसके बाद गाबा इनडायरेक्ट पाथवे के बाद फिर आके इसको
जाके स्टिमुलेट करता है। जो एरो शो कर रहे हैं यानी ऊपर से स्टिमुलेशन आ रही है नीचे की तरफ, और यहाँ से डायरेक्ट पाथवे, यहाँ से अटैच होगा, इधर से डायरेक्ट आ गया, इधर यहाँ पे रास्ता पाथवे नहीं है। ये स्ट्राइटम है। इसके बाद जो SNPC से आ रहा है, सब्सटेंशियल एग्रा पार्स कंपैक्टर से आ रहा है, ये दो पाथवे हैं। ये डोपामिन D1 है, ये भी यहाँ से क्योंकि ग्लूटामिन टर्जिक था, और यहाँ पे गाबा जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ये इसको दे रहा है। यहाँ से भी कम हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, और यहाँ से भी कम होगी, दोनों इनपुट इसको दे रहे हैं। ये इनपुट आ रहा है, ये इसका इनपुट इसको दे रहा है, ये इसका इनपुट इनको आ रहा है, और दोनों का इनपुट जब स्ट्राइएटल के जो इनपुट है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे फर्क होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे डोपामीन बराबर नहीं आ रहा, तो ये इनपुट इस थैलेमस को देंगे। थैलेमस जो इनपुट है मोटर कॉर्टेक्स को देगा, जिससे मोटर एक्टिविटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो शो होंगे। मजीद आपको अगर ये फिगर नहीं समझ आता तो मजीद मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको देखें गौर से, समझें, और अगर मजीद इसका डिटेल चाहिए फिगर की तो मैं आपको उस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं इस वीडियो को, जो सेकंड पार्ट था जिसमें काज मैकेनिज्म डोपामीन के बारे में हमने डिस्कस किया। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू।